हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हाउ टू ट्रांसलेट में ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश की सीरीज में आज हम सन 2009 में आया हुआ ये हिंदी का पैसेज ले रहे हैं और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे और इसके बीच जो भी टेक्निकलिटी आती है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये हिंदी का पैसेज है, पैरा है, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। बस इतना ही है, बाकी बहुत इजी है, बहुत सरल है। हम लोग इसको ट्राई करते हैं। इसके लिए जो लंबे लंबे वाक्य हैं ये सिर्फ देखने के लिए हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो हिंदी की शब्दावली है उसको इंग्लिश में फिट बैठाना है। बस इतना ही करना है, इसमें मुझे ऐसा लगता है। आप देखेंगे तो आप भी बताइएगा कि वाकई ऐसा है या कोई बहुत विशेष ग्रामर के रूल्स यूज हो रहे हैं। ये देखिएगा। इसमें पहला सेंटेंस है, वकालत शिल्प नहीं वरन एक आजीविका है। वकालत शिल्प नहीं वरन एक आजीविका है, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें कर्तव्य के प्रति निष्ठा उसका प्रमाण चिन्ह है। इतना सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम अगर शब्दों की बात करें तो जिन्हें स्पेशली जानना चाहिए, शिल्प, तो शिल्प को क्राफ्ट बोलेंगे। वरन यानी कि परंतु, लेकिन, इसको बट बोलेंगे। आजीविका को लिवलीहुड बोलेंगे। और बस इनको क्रम से लिख देंगे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कर देंगे। यहाँ पर है इज ही बनेगा क्योंकि ये लिंकिंग है। ये सिर्फ सब्जेक्ट यानी कि जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा वकालत, उसको लिंक कर रहा है। कोई एक्शन नहीं इस सेंटेंस में हो रहा है। तो जब तक किसी भी वाक्य में कोई एक्शन नहीं दिखाई देता, जब तक ये एक्चुअल वर्ब्स नहीं होती हैं, सिर्फ ये लिंक करती हैं, या तो किसी की स्टेट बताएंगी या उसकी बीइंगनेस बताएंगी। तो हम लिखते हैं एडवोकेसी इज। नहीं है, क्या नहीं है? शिल्प नहीं है, नॉट अ क्राफ्ट। वरन यानी कि बट। क्या है ये? अ लिवलीहुड है ये, केवल, और कुछ नहीं है। इस तरह से अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गया और ये एक सेंस में है, इसलिए ये सेंटेंस है। कामा है तो कामा लगा लेंगे। एक ऐसा व्यवसाय है, व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन। अब यहाँ इसको हम बिजनेस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वकालत ये एक वर्चुअल कार व्यापार है, इसलिए इसको हम हिंदी में जरूर व्यवसाय बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको ऑक्यूपेशन बोलेंगे या प्रोफेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ ऑक्यूपेशन एग्जैक्ट वर्ड होगा इसके लिए। तो एक ऐसा व्यवसाय जिसमें कर्तव्य के प्रति निष्ठा उसका प्रमाण चिन्ह है। प्रमाण चिन्ह को स्टैंडर्ड साइन बोलते हैं या कहते हैं। और एक ऐसा, तो एक ऐसा के लिए सच एन यूज करेंगे यहाँ पर। तो एक ऐसा कहीं भी आता है, कहीं भी हिंदी के सेंटेंस में, वाक्य में लिख के आता है और उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ है,
एक ऐसा लड़का, एक ऐसी लड़की, या एक ऐसा कुछ भी इस एक ऐसा के साथ लिख के आता है तो आपको सच एन लिखना है। एन इसलिए लिखना है क्योंकि हम यहाँ ऑक्यूपेशन लिखेंगे। अगर यहाँ कोई ऐसा वर्ड आता है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब हम यहाँ पर एन की जगह ए लिखेंगे, बस इतना फर्क करेंगे। बाकी एक ऐसा के लिए बस रट लें कि ये तो सच एन लिखेंगे या सच ए लिखेंगे। सच एन लिखेंगे तो एन के बाद में वावेल वाला कोई वर्ड आना चाहिए, या जिसका साउंड वावेल हो या फिर वो वावेल से स्टार्ट होता हो। और यदि कॉन्सोनेंट है या कोई ऐसा वावेल है जिसका साउंड कॉन्सोनेंट का है तो भी ए ही आएगा, एन नहीं आएगा। तो सच एन ऑक्यूपेशन, इसको ऐसे लिखेंगे, सच एन ऑक्यूपेशन, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें इन विच, जिसमें इन विच, तो जिसमें कहीं भी आता है तो आप उसको में इन विच बनाएंगे। जिसमें कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा या निष्ठा, तो कर्तव्य के प्रति निष्ठा या सत्यनिष्ठा को हम प्रोबिटी बोलते हैं। तो प्रोबिटी टू ड्यूटी ये लिखेंगे, इन विच प्रोबिटी टू ड्यूटी है। क्या है उसका प्रमाण चिन्ह इट्स लिखेंगे यहाँ पर, या हम हिज भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स भी लिखेंगे। इट्स स्टैंडर्ड, हिज भी लिख सकते हैं। इट्स स्टैंडर्ड साइन, इस तरह से हम इसको पूरा का पूरा हमने अरेंज कर दिए वर्ड्स को। कोई ग्रामर नहीं, बार बार इच है के लिए कोई एक्शन नहीं, जो भी सब्जेक्ट है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्स के साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है नहीं। अगर देखा जाए तो जब भी सब्जेक्ट अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है तो वहाँ एक्शन नहीं होता है, और वहाँ पर हम लोग इज है तो इज, था है तो वाज, या है के लिए इज आर यूज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इसी प्रकार अगर है की जगह था, थी है तो हम वाजवर उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, कर्तव्य पालन के प्रति सत्यनिष्ठा। कर्तव्य पालन के प्रति सत्यनिष्ठा और उद्यम की तत्परता। तो कर्तव्य पालन के प्रति सत्यनिष्ठा, तो आपने प्रोबिटी टू ड्यूटी आपको पता ही है, तो आप प्रोबिटी टू ड्यूटी लिख सकते हैं या इंटीग्रिटी टू ड्यूटी लिख सकते हैं। एंड उद्यम यानी कि हार्ड वर्क, और तत्परता यानी कि रेडीनेस। और ये दो ऐसे बाजू हैं जो अधिवक्ता को सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब देखिए, कर्तव्य पालन के प्रति सत्यनिष्ठा और उद्यम की तत्परता दो ऐसे बाजू हैं। तो यहाँ बाजू के लिए हम या तो आस्पेक्ट लिखें या साइड लिखें, जो अधिवक्ता को सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ तो पहली चीज़ ये है, तो हम लिख देंगे प्रोबिटी टू ड्यूटी या इंटीग्रिटी टू ड्यूटी। अब प्रोबिटी चूँकि लिख चुके हैं इसलिए आप उसको ही लिख लें, प्रोबिटी टू ड्यूटी एंड उद्यम हार्ड वर्क। अब चूंकि ये एंड से जुड़ गए, दो हो गए, इसलिए हम यहाँ पर है के लिए आर लगा देंगे।
तो प्रोबेबिलिटी, ड्यूटी एंड हार्ड वर्क आर, दो ऐसे बाजू हैं। ऐसे के लिए सच, ये भी बताया था, एक ऐसा, यहाँ पर ऐसे, तो दो ऐसे तो सच, और कैसे दो हैं तो टू सच। यहां पर एक ऐसा था तो हमने सच एन यूज कर लिया था, चूंकि ऐसा के बाद क्या आया। अब यहां पर देखिए ऐसे बाजू हैं तो टू सच, दो ऐसे बाजू हैं, टू सच साइड्स लिख सकते हैं या टू सक्सेसफुल साइड लिख सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। चूँकि हमने पैसेज में बताया है कई बार कि हूबहू नहीं बनाते हैं हम। हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो उनके सेंस के अकॉर्डिंग भी उन ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो यहाँ हम टू सच सक्सेसफुल साइट्स लिख सकते हैं, या आप केवल साइट भी लिख देंगे तो भी चलेगा। तो टू साइट्स जो, which, जो, which। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो आगे हमारा ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है अधिवक्ता सब्जेक्ट नहीं है, जो अधिवक्ता को सफलता के शिखर पर पहुँचने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो कौन करते हैं? ये टू सच साइट्स which, जो, ये साइड ही प्रशस्त करते हैं सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए। तो इसको हम, ये which आया, अब इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया तो हम यहाँ प्रशस्त करने की अंग्रेजी, यानी कि ये यहाँ पर एक्शन है, करते हैं कुछ, ये कुछ काम कर रहे हैं तो प्रशस्त करने को बोलते हैं क्रेप, बनाना। तो which क्रैप, क्या क्रैप करते हैं? मार्ग, तो द वे या पाथ, कुछ भी इसमें आप लिख सकते हैं दो में से। क्रैप द पाथ किसके लिए? फॉर एडवोकेट। अब यहाँ को अधिवक्ता को, यानी कि अधिवक्ता के लिए, तो फॉर एडवोकेट काहे का मार्ग प्रशस्त करते हैं? सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए। हम इसको केवल इस तरह से लिख सकते हैं कि टू अचीव सक्सेस, या आप यहां लिख सकते हैं टू रीच द एपेक्स ऑफ सक्सेस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर अब आप देखें पूरे को एक बार। प्रोबेबिलिटी टू ड्यूटी एंड हार्ड वर्क आर टू सच साइट्स या सच सक्सेसफुल साइट्स व्हिच क्रेप द पाथ फॉर एडवोकेट टू अचीव सक्सेस। तो जब आप बना लें एक बार, उसको पढ़ लें या पढ़ते जाएं तो वो रिदम में आ जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर आपने जो भी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स किया है, अगर वो रिदम में चल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो सही है। क्योंकि अगर कहीं कोई मिस्टेक होगा तो वो रिदम आपका ब्रेक होगा वहाँ पर। तो इससे भी पता चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता लेकिन पढ़ने पे फ्लो बन रहा है, एक रिदम बन रहा है। तो अगर उस रिदम में आप जा रहे हैं तो आपका ट्रांसलेशन सही दिशा में जा रहा है। 100% तो नहीं, चूँकि बहुत सी ग्रामेटिकल फॉल्ट हो सकती हैं और वो रिदम में रहती हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी एक तैयारी के उद्देश्य से बता रहा हूं कि ये इस तरह की अगर आदत पड़ती है, आप रिदम में जाते हैं तो चांस बनते हैं कि वो आपका सही ही होगा। तो ये प्रैक्टिस पर थोड़ा सा निर्भर जरूर करेगा। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। यदि इन गुणों को छोड़ दिया जाए तो अन्य विशेषताएं अपना ही मार्ग अपनाएंगी। तो यहां अपनाने के लिए हम फॉलो शब्द यूज करेंगे।
यदि आपको पता है गुण यानी कि क्वालिटीज, तो यदि इन गुणों को छोड़ दिया जाए, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो अन्य विशेषताएं ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगी। तो अगर हमें इनके वर्ड्स पता चल गए तो अब हम इनको आसानी से लिख सकते हैं। यदि इन, यदि इफ, इन ज्यादा है तो दीज, गुणों यानी कि क्वालिटीज। अब इन गुणों की बात करता है तो ऊपर चूंकि हमें पैसेज में दो गुणों के बारे में बताया गया है, दो बाजू के बारे में बताया गया है, जो दो बाजू है वही दो गुण हैं। तो हम यहाँ पर इन दीज क्वालिटीज लिख सकते हैं या टू क्वालिटीज लिख सकते हैं। तो इफ दीज क्वालिटीज चूंकि ज्यादा है तो इफ दीज क्वालिटीज आर लेफ्ट। अब यहाँ ये समझना है कि ये एक कल्पना है। यदि इन गुणों को छोड़ दिया जाए, यहाँ प्रेजेंट जैसा कुछ नहीं है, फिर भी हमने प्रेजेंट का पैसिव यूज किया है आर लेफ्ट। तो ऐसी स्थिति में यदि लगा हो और वो सेंटेंस में कोई ऐसी कल्पना की गई हो कि ऐसा कर दिया जाए, वैसा हो जाए, तो इस तरह के सेंटेंसों को हम इसी तरह ही बनाते हैं। इज, आर, इफ से स्टार्ट होना चाहिए, तो इज आर के साथ में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं और वो हमारी एक कल्पना को ट्रांसलेट कर देता है। तो यदि इन गुणों को छोड़ दिया जाए, अभी आगे देखिएगा कि यहाँ पर ये आएगी, अपनाएगी, ये फ्यूचर दिख रहा है, तो ये फ्यूचर ही होगा और ये भी एक्चुअल फ्यूचर ही होता है, लेकिन हम उसको फ्यूचर में नहीं बनाते हैं। ये ग्रामर के रूल्स हैं, बोलते हैं कि अगर इस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने हो तो इफ से शुरू होने वाला प्रेजेंट में ही बनाएंगे। अब वो प्रेजेंट का पैसिव हो सकता है या प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो सकता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये यदि से जो भी ये क्लाज हमारे पास है, सबऑर्डिनेट क्लाज, ये कंडीशनल है और वो भी काल्पनिक है, इसलिए हमने आर लेफ्ट से बनाया है। तो आर लेफ्ट छोड़ दिया जाए और उसे किनारे कर दिया जाए, इसका मतलब है छोड़ दिया जाए का मतलब यदि किनारे कर दिया जाए तो इसके साथ में लेफ्ट ए साइड लिखना चाहिए पूरे सेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेफ्ट ए साइड हम लिख सकते हैं। तब क्या होगा, तो अन्य यानी कि अदर, तो के लिए हम नहीं बनाएंगे, कामा लगा सकते हैं यहां पर। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब चूंकि यदि से आपका स्टार्ट है तो एक जो यदि से शुरू होने वाला है वो तो आपने प्रेजेंट में कर दिया, तो उसके बाद वाला जो क्लास रहेगा वो फ्यूचर में ही रहेगा। तो यहाँ पर हम बिल लगा देंगे, अपनाने के लिए फॉलो लिख देंगे और इसके बाद बचा अपना ही मार्ग। तो चूंकि यहाँ ज़्यादा है, दीज किया है, इसलिए अपने की अंग्रेजी यहाँ पर दियर बना देंगे। फॉलो दियर ओन पाथ, दियर ओन पाथ। ओन यहाँ पर जोड़ देने के लिए लगा दिया कि अपना ही आ गया ना, अपना तो दियर, लेकिन अपना ही आ गया तो दियर ओन कर दिया, तो यहाँ पर जोड़ पड़ रहा है तो ओन लगा करके हमने यहाँ पर भी जोड़ डाल दिया। तो अब हम देख लेते हैं, इफ दीज क्वालिटीज आर लेफ्ट असाइड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विल फॉलो दियर ओन पाथ। इस तरह से ये बन गया और रिदम भी बन रहा है, आप पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से हिंदी का रिदम बन रहा है ठीक उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन का रिदम बन रहा है।
यदि इन गुणों को छोड़ दिया जाए तो अन्य विशेषताएं अपना ही मार्ग अपनाएंगी। इफ दीज क्वालिटीज आर लेफ्ट असाइड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विल फॉलो देयर ओन पाथ। तो इस तरह से आप पढ़ करके समझ सकते हैं। अगला है, यही कारण है कि विधि व्यवसाय को एक उत्कृष्ट व्यवसाय माना जाता है। तो यही कारण है के लिए दैट इज व्हाई विधि व्यवसाय एडवोकेसी को एक उत्कृष्ट स्टैंडर्ड व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन माना जाता है। ये चूंकि पैसिव में है, चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट खुद अपना कोई एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन कोई और कर रहा है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, खुद एक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि इसको लोग खुद मान रहे हैं, तो यहाँ पर पैसिव बनता है ऐसी कंडीशन पे। तो माना जाता के लिए रिगार्ड होता है, जिसका मतलब सम्मानित या माना जाता है, सम्मान करना होता है। तो अभी इसको बनाएंगे तो देखेंगे कि सम्मान का सेंस भी उसके अंदर रहता है। लेकिन अगर हम कहते हैं इसको ऐसा माना जाता है, वैसा माना जाता है, तो इस तरह मानने के लिए हम रिगार्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अभी बनाते हैं, बातें क्लियर हो जाएंगी। यही कारण है, दिस इज व्हाई, दिस इज व्हाई। अब यहाँ हमें की नहीं बनानी चाहिए। हालांकि अगर आप लिखें दैट तो वो गलत हो जाएगा, चूंकि कंजक्शन ये खुद ही बन जा रहा है। तो दिस इज व्हाई एडवोकेसी माना जाता है, इज रिगार्डेड पैसिव वॉइस, एडवोकेसी इज रिगार्डेड एक उत्कृष्ट व्यवसाय, एन आउट, एन इसलिए आया चूंकि ओ से स्टार्ट हो गया, एन आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेशन। तो अब देखिए यही कारण है कि विधि व्यवसाय को एक उत्कृष्ट व्यवसाय माना जाता है। यही कारण है को हमेशा दिस इज या इसी वजह से, तो दिस इज व्हाई या फिर दैट इज व्हाई, ये इसके लिए हमेशा यही लिखते हैं। तो यही कारण है कि दिस इज व्हाई, इसी वजह से, दैट इज व्हाई। अब ये की नहीं बनाते, ये याद रखना है। विधि व्यवसाय को एक उत्कृष्ट व्यवसाय माना जाता है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, वास्तव में ये कोई डूअर नहीं है। तो जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट डूअर नहीं होता तो वो पैसिव होता है, सिंपल सी बात है। तो एडवोकेसी इज रिगार्डेड, विधि व्यवसाय को माना जाता है, क्या माना जाता है? एक उत्कृष्ट व्यवसाय, एन आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेशन। एक और सेंटेंस है, इसको देखिए, काफी शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, या यूं कहें कि एक स्टैंडर्ड भाषा में ये सेंटेंस है, या वैसे तो पूरा पैसेज है। अब देखिए, सत्यनिष्ठा और सम्मान के कठोरतम सिद्धांत ही केवल उसके रक्षक होते हैं। तो सत्यनिष्ठा और सम्मान के कठोरतम सिद्धांत, हार्डेस्ट प्रिंसिपल, रक्षक प्रोटेक्टर, सत्यनिष्ठा प्रोबिटी, सम्मान रिस्पेक्ट होता है। लेकिन जब हम सम्मान रिस्पेक्ट एक जनरल सेंस में होता है, लेकिन जब एक बहुत अच्छे सेंस में या उच्च सेंस में, उच्च अर्थ में या उच्चतम अर्थ में हम सम्मान का सेंस रखते हैं, तब वहाँ पर हम सम्मान के लिए रिवेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब चूंकि कठोरतम है
तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए उसके पहले हमें द लगाना जरूरी होगा। तो द हार्डेस्ट प्रिंसिपल, द हार्डेस्ट प्रिंसिपल ऑफ सत्यनिष्ठा, प्रोबिटी एंड रिवेंस। ये रिवेंस, तो द हार्डेस्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोबिटी एंड रिवेंस होते हैं। तो होते हैं में इजारेमा ही आता है, जैसे पेड़ में के पत्ते हरे होते हैं, बरसात में कीचड़ होता है, या वो काला होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है। तो ये जहाँ भी इस तरह होते का मतलब होने से है, तो वहाँ इजार का यूज करते हैं। और होते क्या होते होते हैं, रक्षक होते हैं। तो है के लिए तो ये हो गया, और रक्षक होते हैं प्रोटेक्टर हो गया, और उसके हीच हो गया, केवल ओनली हो गया। तो आर द हार्डेस्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोबिटी एंड रिवेंस आर द ओनली प्रोटेक्टर, द ओनली हिच प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर्स रक्षक होते हैं। तो इस तरह से देखा कि आज के पैसेज में जितने भी हमने हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है, कोई भी टेक्निकल ग्रामर का रूल यूज नहीं किया गया। सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ही सबसे ज़्यादा इसमें दिखाई दिया। बाकी छोटे मोटे रूल्स तो कोई भी भाषा रूल्स से, अपने ग्रामर के नियमों से बंधी होती है, उससे बाहर वो नहीं जा सकती। तो वो हमें रूल तो प्रयोग करने ही होंगे, लेकिन ये ऐसे रूल्स नहीं हैं जो आपको पता ना हो। सिर्फ अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। वो हमारा आज का टारगेट था कि अरेंजमेंट को आप बेहतर समझें, और हिंदी वाक्य के भाव को समझते हुए उनके लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान अगर आप रखते हैं तो एजेस में कोई भी पैसेज आएगा वो आप कर ले जाएंगे। चूंकि मैंने बहुत से पैसेज देखे, पिछले सालों के पेपर देखा, तो सब ऐसे ही है लगभग, बस शुद्ध हिंदी में है, एकदम से पढ़ने में समझ में नहीं आते। चूंकि उस भाषा की हमें आदत नहीं है, इसलिए हमें वो पैसेज टफ लगता है। लेकिन वास्तव में वो पैसेज टफ नहीं होता है, उस भाषा की आदत नहीं है हमें, इसलिए हम उन शब्दों को या तो समझ नहीं पाते, या फिर उनके लिए उपयुक्त इंग्लिश का शब्द नहीं ढूंढ पाते, जिसकी वजह से दिक्कत महसूस होती है। तो इसी तरह की हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इसी तरह की प्रैक्टिस हर 1-2 दिन में कम से कम एक वीडियो में करें। और ये मेरा जो छोटा सा प्रयास चल रहा है ट्रांसलेशन के लिए, चूँकि मायने रखता है, चूँकि जब आप हिंदी का ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो अंग्रेजी को हिंदी में लिखने में आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो वो भी कर पाएंगे। तो इसी तरह से हम एक पैसेज करके कम से कम लैंग्वेज पेपर के 2 क्वेश्चन को एक प्रकार से कर ही रहे हैं। इसके लिए मुझे आप कमेंट करते रहिए, ताकि मैं आपको कुछ और ज़्यादा देने का प्रयास करूं। धन्यवाद।